So let us see some examples of polar molecules which have hydrogen bonding like water, H2O. तो H2O में आप देखोगे कि क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज द मेन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मेन रीजन फॉर द मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज पोजेस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, है ना। ओके, उसके बाद फिर आप देखेंगे जैसे कि मान लीजिए HCl, एग्जांपल देख लीजिए, इसमें आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसी तरह से HF, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ बिल्कुल, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये भी आपका हो जाएगा, है ना। या HX की तरह लिख लो, इसमें ए और बी कर लो, है ना। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, HI भी होगा ना, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता जाता है ना, इस बात तक लीजिए आप, है ना। HI भी होता है, ओके, बट वहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ज्यादा इसमें ज्यादा होता है। सर आपका आवाज उतने अच्छे से नहीं आ रहा है, मतलब आप लोग माइक बंद रखेंगे अपना, तभी आपका आवाज क्लियर जाएगा बेटा, ओके, है ना। आप बंद रखिए, then you will be clearly able to listen, okay। देखिए, तो अब हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं, मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH, है ना। This is in ethanol, which is alcohol which is used for drink also, है ना। अच्छी आदत नहीं होती है ना, that is bad habit, but it is used in medicines also, and alcohol is soluble in water. Alcohol is soluble in water. The reason is, what is the reason for its solubility? Hydrogen bond. So hydrogen bond is the reason for the solubility, है ना। इसी तरह से आपको जो है एसिड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCOOH, है ना, या CH3COOH, है ना। बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, मेनी कंपाउंड्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिटिक एसिड होगा, एक्सेट्रा यू कैन राइट। हाँ बोलो बेटा। तो एसिटिक एसिड होगा ना। हाँ, एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, है ना। दिस इज फॉर्मिक एसिड, जैसे फॉर्मिक है वो। हाँ, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्म जो है ना, फॉर्मिक एसिड वो एंड का कुछ ग्रीक नाम होता है उसके वजह यस सर, एंटासिड वो होता है। हाँ, एंटासिड भी इसको कहते हैं, है ना। सर ये ऑल्डिहाइड का तो, सर ऑल्डिहाइड का COOH होता है ना। अल्डिहाइड नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड है। अल्डिहाइड CHO, ऑल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का वो कुछ है, CHO, है ना, वो अलग चीज है। ये आपका ओइक एसिड है, ओइक एसिड, है ना। चलिए लिख लीजिए, यहाँ तक हो गया सर। एक मिनट। नहीं सर। हाँ करो। उसमें वाटर की ही बात करें, यहाँ HCl की बात करें, तो HCl में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HCl, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HCl, तो हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HCl, है ना। तो आपका इस तरह से हो जाएगा H एंड Cl, डॉट 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 से दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, H Cl, इस तरह से बनता रहेगा, डॉट 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 H Cl। so this you can say hydrogen bonding between, है ना, electronegative atom and hydrogen, so delta minus delta plus delta minus delta plus delta minus इस तरह से बनता रहता है ना। so this is hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बच्चों,
सर हाँ बोलिए। आवाज ठीक से नहीं आ रही बिल्कुल भी, मतलब बैक जब भी आप बोलते हो ना तो बैकग्राउंड में बहुत तेज आवाज से आते हैं घर करके। क्या बोले बेटा? सर जब भी आप बोलते हो ना बैकग्राउंड में बहुत घर करके आवाज सी आती है। अच्छा, बैकग्राउंड में। सर अच्छी आवाज नहीं आ रही है। सर दर्द मतलब देने लग जा रहा है सर। सर आप हाँ कुछ हेलो। टर्म बोले तो वही सुना है सर, आप क्या कुछ बोल रहे चार हैं ना पांच तो। एक मिनट, 4-5 बच्चे जब बोलेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, एक बच्चा पूरा बात बताओ। सर एक्चुअली क्या बात है ना कि मतलब आपका जो आवाज़ है वो पीछे से घर घर टाइप का आवाज़ आ रहा है और मतलब कान में ज़्यादा लग रहा है, और आप कुछ बोल रहे हैं ना, जैसे कुछ कुछ टर्म बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से क्या बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जा रहा है वही। हेलो। हाँ अब क्लियर जा रहा है? नहीं सर, वो हेलो। घर घर वाला आवाज़ अभी भी आ रहा है पीछे से। घर घर आवाज बेटा वो कुछ है, जैसे रोड साइड वगैरह से जो चीजें जाते रहती है ना, है ना? नहीं सर, वो हॉर्न वॉर्न सब नहीं सर, जैसे आप बोल रहे हैं ना तो उस टाइम आ रहा है। सर वो हवा का आवाज आ रहा है। हवा तो फैन तो बंद है। अच्छा, आप लोग क्या यूज कर रहे हैं, हेडफोन या क्या यूज कर रहे हैं? सर सर हेड हेडफोन। उसके बिना पढ़ के देखो, रिमूव कर दो हेडफोन वगैरह। सर करा था अभी 10 मिनट पहले, वैसे ही आ रहा है। अच्छा, अभी कैसा आवाज जा रहा है? अभी ठीक ठाक है सर, वो हेडफोन लगाने के बाद है ना हेलो, आपकी आवाज कट रही है पीयूष, है ना, नेटवर्क इशू हो रही है। हेलो। सर हेडफोन गले में सर लगा वो लिया। बेटा नहीं समझ पा रहा हूँ, आप 2-3 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं। अर्पित आप बताइए क्या बोल रहे हैं। हेलो अर्पित। यस सर। क्या बेटा? पीयूष 1 मिनट रुक जाओ बेटा, एक एक करके बात करते हैं। हाँ अर्पित बोलिए। हाँ सर, सर हेडफोन का एक बार गले में लगा के देखिए, हो सकता है आ जाए। अच्छा, स्पीकर बंद करके। हाँ सर, सर जब भी आप राइट की तरफ जा रहे हो तो आवाज थोड़ी ठीक हो जा रही है, जैसे लेफ्ट जा रहे हो तो आवाज वैसी आ जाती है। लेफ्ट एक्चुअली मैं माइक के बिल्कुल पास आ जाता हूँ, मैं दूर से बोलता हूँ, ठीक है? चलो अभी मैं दूर जाऊंगा, मैं जनरली दूर से ही बोलता हूँ। चलो अभी बताओ, अभी कैसा जा रहा है आवाज? हाँ सर, इस समय बेकार आ रहा है। जब आप उस समय है ना, मतलब पहले हेलो, अभी बताओ। सर वैसे ही है। अभी ठीक है सर। 1 मिनट, आप थोड़ा अभी कंटिन्यू करिए, फिर देखते हैं ना। आप लोग माइक फ्रिक्वेंट ऑन मत करिएगा, है ना? अगर ज्यादा दिक्कत करेंगे तो फिर हेडफोन से देखते हैं, है ना, इसको चेंज करेंगे तो। ओके। देखो एक तो प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क इशू भी रहता है, नेटवर्क में अगर देखें तो फिर ऑनलाइन हो रहा है क्लास, नेटवर्क इशू भी है ना? तो हर चीज देखना होगा ना बेटे। अगर आप अभी इस साइड से बोलते हो ना तो सही आ रहा है, अब दूसरी साइड जितना जाते आते हो आवाज उतनी गंदी होती आती है। अच्छा चलो देखते हैं, है ना? लेट अस चेक व्हाट इज द इशू। अभी देखो, अभी बताओ, अभी आवाज सही है? तो ठीक ठाक, नो सर। मतलब क्लियर नहीं है। चलो देखते हैं, फिर से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट रुको। पैसा लगाने के बाद भी जो है काम नहीं होता है। देखो सारे बच्चे माइक ऑन मत करना, एक एक करके बताना, मैं एक एक जब जिससे सवाल करूंगा वही बोलिएगा। ओके सुजल, आप बताइए आवाज अभी कैसी जा रही है? पहले जैसी है। सही है? हाँ ठीक ठाक है। चलो ठीक है, अब आप ऑफ कर दो। अरविंद यस सर। आप बताओ, आप बताओ बेटा, और इसका साउंड?
सर मतलब जब आप लाइन बोलते हो ना, मतलब बीच से एक दो वर्ड सुनाई नहीं देता है। अभी मैं जो पूछ रहा हूँ अभी बताओ, हाउ इज द साउंड? सर ठीक है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। चलो अभी भी क्लियर नहीं है। तो माइक के पास सही आवाज आती है। रुक जाओ, ठीक है, हेडफोन लगाते हैं, देखते हैं हेडफोन का इसको बंद। हेलो, हाँ सर, अब ठीक है। अब ठीक है, चलो फिर इसी से करते हैं। देखो आप लोगों ने मेरा 3000 रुपीज भी लगा दिया है ना, अब ये रिटर्न तो करेगा नहीं। बोलो, पिछले क्लास में भी दिक्कत थी या पिछले क्लास में सही से चल रहा था? पिछले क्लास में भी ऐसा आया था। समझ में नहीं आ रहा है। देखो सर एक मिनट रुकिए, वो एग्जाम्पल लिख लें। बेटा, चल लिखने पे भी ध्यान दिया करो, लिख लिया जल्दी करो, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, है ना। आप अपना हाथ मत रोकिए, बाकी चीज जो है बात करो, वो अलग बात है, आप लिखने पे जल्दी करो। आप लोग टिकट कर लीजिएगा, पीयूष, नवंबर का टिकट कर लीजिएगा, ओके। यस सर। सर सुनने में आया कि हाँ। 31 ये अक्टूबर को बोला है कि फिर सोचेंगे खोलने का दिल्ली में, ऐसा सुनने में आया। नहीं तो आप उस सोचेंगे, जो भी आप कर लीजिएगा टिकट, अब जैसा आगे सिनेरियो होगा देखा जाएगा, है ना, क्योंकि फिर टिकट नहीं मिलेगी ना। हाँ सर, वो भी बात है। हाँ, नहीं, इसलिए जैसा आप पता पहले लग से जाए कि करके क्या, रखिएगा। तो जैसा पता लग जाए कि क्या है मतलब आने जाने का, तो उस टाइप से टिकट बनवा लेंगे ना। आने जाने में कोई इशू नहीं है बेटा, ट्रेन वगैरह चल रही है ना। सही से जो है फर्स्ट या सेकंड एसी का टिकट कर लेना, है ना, और आ जाना, डायरेक्ट ट्रेन से आ जाना अपना, ज्यादा बेटर है। सर एसी में और प्रॉब्लम हो जाए कोरोना को लेके, वो ट्रेन है ना, वहाँ चेकअप नहीं ना होता है, जैसे फ्लाइट से आएंगे तो चेकअप भी होता है, जैसे ट्रेन में बिल्कुल नहीं होता। हाँ, तो फ्लाइट से जाना तो ज्यादा बेटर है, फ्लाइट से आइए, फिर पटना से आ जाइए फ्लाइट से, अच्छा सर, देख दैट विल बी लेंगे। मोर कन्वीनियंट। हाँ, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। चलो देखो, यहां तक हो गया, चलो आगे देखो। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, अब मैं दोनों का एग्जांपल दूंगा, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर का, पहले आप लिख लो डेफिनेशन। अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द अट्रैक्टिव फोर्स, the attractive force that binds the hydrogen atom, that binds the hydrogen atom of a molecule with some electronegative atom of
the same or other molecule the attractive force that binds the hydrogen atom of a molecule with some electronegative atom of the same or other molecule is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां तक की बात क्लियर हुई? बोलिए हेलो। हाँ सर। हाँ सर। Yes. चलो ठीक है। सर हाँ बोलो। ये COOH लिखवाए थे ना, तो वो कौन फंक्शनल ग्रुप हो गया? ऑल्डिहाइड। बेटा वही के सीड सीड हो गया, एल्डिहाइड नहीं हुआ वो, है ना? जी सर, फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है उसका, वो पूछ रहे बेटा उसको एल कहते हैं, एल अल, है ना? उसको एल्डिहाइड वाले में। और ये वही के सीड होता है, एसिड ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक एसिड, है ना? यस सर। है ना? ओके, एसिड ग्रुप कहते हैं उसको, है ना? चलिए, तो जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब जानोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। So hydrogen bonding, the attractive force that binds the hydrogen atom of a molecule with some electronegative atom of the same or the other molecule is called hydrogen bonding. It's called hydrogen bonding. उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। यहां तक समझा? और जैसे कि देखो, हम लोग देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मतलब, इंटर का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे वाटर में देख लो, है ना? वाटर में देख लो, HCl वाला भी था इंटरमॉलिक्यूलर, तो ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहां देखो, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना? तो इस तरह से चलता जाएगा। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। सो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस है ना? तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, तो अट्रैक्टिव फोर्स, है ना? तो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर ड्यू टू द पार्शियल चार्ज दैट डेवलप्स ड्यू टू पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ड्यू टू पोलरिटी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H2O2 में भी, वहां भी वही है, OH बॉन्ड है। चलिए नोट हैं। करिए। यहाँ पे आप एक एक डॉट 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 करके क्यों बनाए? मतलब कुछ कुछ डॉट बनाए, सब बेटा तो बेटा होगा ना? एक मिनट, डॉट 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 रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, है ना बेटा? ये एक्चुअल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं है ना, ये फिजिकल बॉन्ड है ना। हाँ हाँ। ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण नहीं बन रहा है ये, या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण नहीं बन रहा है। ये बन रहा है ड्यू टू डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण, है ना? तो डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। लिख लो इस बात को, हाइड्रोजन बॉन्ड इज
रिप्रेजेंटेड बाई डॉट और डॉट, है ना। अब 4 भी बना देंगे कोई बुराई नहीं है, ऐसे समझा। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, समझा। बोलो। यस सर। है ना, डायरेक्ट आप पूरा सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, डैश 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 से ही दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, करिए, नोट कर लीजिए। अच्छा सर, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण ये दोनों इसको पढ़ो, क्या लिखा है बेटा, वही लिखा है ना। पढ़िए, अच्छे से याद करिए बेटा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं बोलूंगा। पढ़ा है? हाँ सर। क्या मतलब है इसका? द अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द हाइड्रोजन आइटम ऑफ अ मॉलिक्यूल विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑफ द सेम और अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप लिख लो, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, या सेम मॉलिक्यूल हो सकता है ना। सेम मॉलिक्यूल में होगा तो कैसा होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर, और अदर मॉलिक्यूल हो जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर, समझा। यस सर। हाँ, तो अभी हम इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें। इंटरमॉलिक्यूलर में 2 अलग मॉलिक्यूल के बीच बनेगा ना। हाँ सर। चलिए ठीक है, नोट करिए। एक बार मैं फिर से इसको स्पीकर के थ्रू देखता हूँ क्या होता है। हाँ बच्चों, आवाज जा रही है क्लियर? सर कम हो गई। कम का मतलब क्या है, सुनाई दे रहा है या नहीं? सर अभी ठीक है सर। हाँ, चलो, मैं तो पूछ रहा हूँ, स्लोली बोलूंगा ना, बनाते समय तेज बोलूंगा। आवाज नोट हो गया ये? बेटा बीच बीच में बोलोगे तो कैसे सुनोगे, 2 मिनट सुनोगी। नोट हो गया ये? हाँ सर। हाँ बोलिए। तो जैसे आपने पहले लिखवाया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में ही होती है, क्या मतलब? हाँ, और पहले ने यहाँ भी वही लिखाया है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आएगा तो पोलर मॉलिक्यूल बनेगा तभी तो बेटा। हाँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सुनो एक मिनट, सारे पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। वैसा पोलर मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा? नो सर। है ना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे पोलर मॉलिक्यूल में होगा विच कंटेन्स हाइड्रोजन। हाँ बोलो सुजल। लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ पॉजिटिव आयन की तरह एक्ट थोड़ी ना करेगा, कभी कभी नेगेटिव आयन की तरह भी एक्ट कर सकता है ना। उसमें नहीं बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। नेगेटिव आयन की तरह किसमें भी एक्ट करता है बताओ? जैसे लिथियम हाइड्राइड हो गया, लिथियम हाइड्राइड हो गया, और किसमें करता है? सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाँ, हाइड्राइड। वो सब आयोनिक कंपाउंड है, कैसे बनते हैं, सॉलिड बनते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी है, समझा। और लिक्विड स्टेट में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स उनमें होता है, सॉलिड या गैस में नहीं होता है, समझे। अभी प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा, है ना। यस सर, तो ये लिथियम हाइड्राइड में मतलब सॉलिड में ही होता है। तो लिथियम हाइड्राइड सॉलिड है ना बेटा, तो उसमें तो नहीं बनेगा, और प्लस आयोनिक कंपाउंड की तरह है ना। ऑल्दो कोवलेंट नेचर है उसमें, कोवलेंट नेचर ज्यादा है, बट
दैट इज यू कैन से कि लिथियम हाइड्राइड जो सॉलिड फॉर्म में होता है और वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनेगा आपको, जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के H के फॉर्म में होगा, इन्हीं कंपाउंड से बनेगा। लिथियम हाइड्राइड में नहीं बनेगा, एक तो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है लिथियम हाइड्राइड, है ना। ओके सर। हाँ बेटा, अभी हमें पूरी बात लिखाने दीजिए, तब आपका वो सवाल खुद ही खत्म हो जाएगा। चलो नोट कर लो, यहां तक नोट हो गया। सर वहां पे क्या लिखे हैं, इन वो स्टार मार के इन, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता। इन वाटर, वाटर आर छूट गया है बेटा, इन वाटर, ठीक है पीयूष। हाँ सर समझ। हाँ अभी गूंज रहा है पीयूष? गूंज नहीं रहा है, मतलब थोड़ा सा हल्का कम आ रहा है आवाज सर। कोई नहीं, सुन पा रहे हो ना? हाँ सुन पा रहे हैं, और सर बीच बीच में ना कुछ कुछ वर्ड सुनाई नहीं देता है, वो बात है। देगा सुनाई, डोंट वरी। नोटेड डाउन? यस सर। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अर्पित यहां तक क्लियर है बेटा? अर्पित यस सर, नोट हो गया। ओके, क्लियर है अर्पित? हाँ बोलो। हाँ सर सर ठीक। जैसे जैसे एक मॉलिक्यूल है इसका, ऑक्सीजन और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल लेंगे, तो उसमें भी जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, वो भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। ऑक्सीजन और क्या कह रहे हो, कौन सा मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन ए है? नहीं सर, एक वाटर मॉलिक्यूल अगर ले रहे हैं, जैसे H2O एक ले रहे हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी तो वही ना, हाइड्रोजन ही ना बॉन्डिंग होगा। नहीं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वो केमिकल बॉन्ड है बेटा। वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कोवलेंट बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके कारण है, आपको ये नहीं दिखा? हाइड्रोजन बॉन्ड इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यस सर यस। हाँ, बिटवीन पॉजिटिवली एंड हाइड्रोजन एंड नेगेटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन वीकली चार्ज एटम, ओके, पार्शियली चार्ज एटम ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल। ये OH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, समझा? हाँ सर समझ गए। हाँ चलो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसी बॉन्ड रहेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वही तो सवाल है ना। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं किसने पढ़ा दिया? चलो देखो, एक बड़ा ही भयानक कंफ्यूजन है, उसको दूर करने हम लोग बेटा, ये तो गलत ही है। देखो, कुछ बच्चों को लगता है हाइड्रोजन जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं है, समझा? हाइड्रोजन अगर बॉन्ड में बना रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग टाइप का बॉन्ड है बेटा। अब यहां देखो, जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, दिस इज नॉट हाइड्रोजन
bonding. This is covalent bond. Covalent bond. And this is a chemical bond. This is a chemical bond. But hydrogen bonding is simply electrostatic bond. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर कैसा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक है. ये बात समझ में आया? एंड इट इज नॉट केमिकल बॉन्ड, इट इज अ फिजिकल बॉन्ड. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में भी केमिकल बॉन्ड बनते हैं ionic compound में, लेकिन they are strong and it is a weak bond, weak electrostatic attraction. This is weak electrostatic attraction. Weak electrostatic, weak मैं सही से लिख दूं, रुक जाओ, इसको नोट कर चुके हो आप लोग, मैं रफ कर रहा हूं. So this is weak electrostatic attraction, weak electrostatic attraction. ध्यान से सुनो. तो यहां पर जो है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है. तो यदि ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और ये कैसा है? फिजिकल नेचर का है, फिजिकल बॉन्ड है बेटा. इट इज नॉट केमिकल बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई केमिस्ट्री नहीं चेंज होती. वाटर मॉलिक्यूल कुछ और नहीं बन गया है ना. यहां देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड बना. हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं रहा. हाइड्रोजन जो है वो क्या, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, आग लग जाती है हाइड्रोजन की गैस. ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है, बट वाटर जो है वो आग बुझाने का काम करता है ना. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर बना, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर वाटर ही रह गया, वाटर कुछ और बन गया. ये बात क्लियर है? बोलिए. सर. यस सर. So it is simply a physical bond. It is not going to change the chemistry of the H2O. समझा? So this hydrogen oxygen bond is chemical bond. This is not hydrogen bond. Is that clear? बोलिए. यस सर. चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. सर आप बोलो बेटा. मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग दो मॉलिक्यूल के बीच में ही होता है ना हमेशा? देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर मैंने दो तरह का बताया ना, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर. इन मॉलिक्यूल के अंदर में भी ऐसा बॉन्ड बन सकता है, वो एग्जांपल लेंगे है ना, पर वो भी फिजिकली होगा. समझा? मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होनी चाहिए और बस इलेक्ट्रोस्टैटिक होनी चाहिए. ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन बॉन्ड में, ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इज दैट क्लियर? यस सर. बस उन्हें जोड़ रखा है. polar nature. It is only due to the polar nature of the hydrogen and oxygen, due to which hydrogen has get partial positive charge and oxygen has get partial negative charge. Clear है? हाँ सर. सर वैसे तो मतलब जो चार्ज है वो तो ऑक्सीजन मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर भी रहता है ना, तो वो बात है. तो मॉलिक्यूल के अंदर में ही तो है, बट ये तो ओवरऑल तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन चार्ज का डीलोकेलाइजेशन तो हो रहा है. यस सर. है ना, चार्ज का डीलोकेलाइजेशन तो हो रहा है. सर डी लोकल नहीं समझ में आई है मतलब सर. डीलोकेलाइजेशन, लोकल का लोकेलाइज का मतलब क्या होता है? जगह स्थित करना. डी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. डीलोकेलाइज का मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. लोकेलाइज, लोकेलाइज का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा, हाँ या ना बताओ तो. नहीं सर ये पता. तो बेटा लोकेलाइज का मतलब होता है एक लोकेशन देना. यस सर. समझा?
हाँ सर। एक लोकेशन देना, और डीलोकेलाइज का मतलब जो लोकेशन है उससे हट जाना। यस सर, समझे। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज एक्चुअली में जहां पर है वहां पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहिए, हाइड्रोजन न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी ओर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो डीलोकेलाइज कर दिया ना। यस सर, डीलोकलाइज हो गया। तो डीलोकेलाइज हो गया मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज से इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ गया। यस सर। तो बेटा पार्शियल चार्ज आ गया। पोलर मॉलिक्यूल पढ़ाया हूं ना मैं, डाइपोल मोमेंट पढ़ाया हूं, भूल गए क्या वो सब? नहीं 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 सर। मॉलिक्यूल के अंदर में पोलरिटी होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ये सब दिमाग से निकल गया। नहीं नहीं सर। तो बेटा वही तो यूज कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि यहाँ माइनस क्यों आया, यहाँ प्लस क्यों आया, तो बेटा मॉलिक्यूल इज पोलर, वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर। पोलर नेचर के कारण तो चार्ज की शिफ्टिंग होती है ना। यस सर। तो वही चार्ज की शिफ्टिंग हुई है, समझा? यस सर। यहाँ देखो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस चार्ज आ गया। एनी डाउट? नहीं सर। सर बोलो। सर मतलब जैसे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाँ बोलो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे वहाँ पे आप जैसे आप डेल्टा यहाँ पे नेगेटिव लिखे ना ऑक्सीजन पे सेकंड वाले में। हाँ बोलो, तो आगे बोलो ना, बोलते जाओ। हाँ तो उस पर डेल्टा नेगेटिव 2 डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा ना। वो कर दो आप, वो तो मैं बस रिप्रेजेंटेशन है बेटा, वो तो आप जैसे भी करना चाहो कर दो। अच्छा ठीक है है। ना? वो आप कर दो तो रिप्रेजेंटेशन है। हाँ सर। रिप्रेजेंटेशन है बस। चलिए समझा ये? यस सर। तो सर जो जिस पे डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव है और मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, तो जो ऑक्सीजन वाला वो है तो वो हाइड्रोजन वाले को ज्यादा खींचेगा ना अपने तरफ, उससे ज्यादा चार्ज है। न्यूटन थर्ड लॉ कहां चला गया? टू द एवरी एक्शन दैट इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। ऐसा हो सकता है कि आप मेरे पे ज्यादा फोर्स लगाएं और आप पे मैं कम फोर्स लगाऊं? ना 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 सर, इक्वल एंड अपोजिट। ऐसा कैसे हो सकता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ज्यादा खींच रहा है और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन कम खींच रहा है? बोलिए। हाँ सर। नहीं तब बोलो, मैं जाकर माउंट एवरेस्ट को 1 लाख मारूंगा तो माउंट एवरेस्ट पे ज्यादा फोर्स लगेगा या मेरे पे ज्यादा फोर्स लगेगा? आपके ऊपर। थप्पड़ खाएगा तुम। फिर से क्वेश्चन सुनो। माउंट एवरेस्ट पे जाकर मैंने एक पंच मारा जोड़कर, तो माउंट एवरेस्ट ने मेरे ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया या मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया? सर आप जितना लगाएंगे ना माउंट एवरेस्ट उतना ही आप पे भी वो लगाएगा। अभी तो आपने बोला कि मेरे ऊपर ज्यादा लगेगा। सर सुने नहीं थे एक्चुअली ऐसे सर। बेटा टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ। यस सर, न्यूटन थर्ड लॉ। माउंट एवरेस्ट नहीं टूटेगा, मेरा हाथ टूट जाएगा, वो अलग बात है। हाँ सर, लेकिन जितना आप लगाएंगे उतना ही वो भी आप पे लगाएगा। सीधी सी बात है। मैं अगर अपना सिर जाकर धरती पे पटकूंगा तो धरती पे ज्यादा फोर्स लगेगा या मुझे ज्यादा फोर्स लगेगा? ज्यादा किसी पे नहीं लगेगा, जितना लगाएंगे उतना ही लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो अपोजिट लगेगा। सिर मेरा फूटेगा, धरती का नहीं फूटेगा। ये नहीं कि मैंने सिर पटका तो धरती के 2 टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं होगा। ना 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 नहीं सर। हाँ मेरे सिर के 2 टुकड़े हो सकते हैं, है ना? हाँ सर। पर फोर्स तो बराबर लगेगा भाई। यस सर, फोर्स इक्वल लगेगा। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे ज्यादा लगाया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे कम लगा रहा है फोर्स? नहीं सर, गलत है सर। समझ में आएगा ना? फोर्स बराबर लगेगा। एक्सेलरेशन अलग हो सकता है, फोर्स बराबर लगेगा। समझा? यस सर, समझ गए। न्यूटन थर्ड लॉ विल बी एप्लीकेबल। चलिए
हो गया यहाँ तक। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर में इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर का एग्जांपल देखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान से सुनना। So now we are going to discuss about intramolecular hydrogen bonding. देखो बेटे, जैसे ये ले लो बेंजीन रिंग, इसके बारे में, इन सब के बारे में आप बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो बस बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो। देखो ये कार्बन होता है, ये क्या होता है, कार्बन, जितने भी डॉट होते हैं वो कार्बन होता है, ये सब कार्बन है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा। इससे आ जाएगा डेल्टा प्लस और इससे आ जाएगा डेल्टा माइनस। ये तो केमिकल बॉन्ड है। और यहाँ देखो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड भी पोलर होगा, इस पे डेल्टा प्लस और इससे आ जाएगा डेल्टा माइनस। अब देखो ये दोनों पास में है ना, एक ही मॉलिक्यूल में क्लोरीन भी है और एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन क्लोरीन आस पास है, तो इनके बीच में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे। समझा? बोलो, दिख रहा है? बताइए। हाँ सर। अब आप देखोगे कि यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बना है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में है ना, ये एक ही मॉलिक्यूल है ना, उसी का पार्ट है। तो विद इन अ मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दिस इज नॉट केमिकल बॉन्ड, बी केयरफुल, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो सच हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, चलो फिर अगला एग्जांपल देखो। इसी तरह से बेंजीन में ये बहुत पाया जाता है। बेंजीन में इस तरह के बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें बहुत पाया जाता है इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, या अल्कोहल ग्रुप हो गया, OH ग्रुप, यहाँ मान लो ऐसे है ना, COOH, इसको वैसे तो हम घुमा देते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखना, आवाज क्लियर जा रही है ना? यस सर। सर पहला वाला कौन सा कंपाउंड है? कंपाउंड का नाम बता देंगे, वैसे आपको जरूरत नहीं है पर बता देंगे नाम। पहले ये समझ लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ लो, फिर दिखा देंगे, है ना बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये डेल माइनस डेल प्लस, यहाँ डेल माइनस आ जाएगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, है ना? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट कर लो। कंपाउंड का अगर नाम जैसे है ना, तो इसको कहते हैं, आपको अब नेमिंग जैसे करोगे तो नेमिंग करोगे, अगर कॉमन नेम की बात करें
ये ऑर्थो पेरा मैटा ऐसे होता है, तो ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो, ऑर्थो को ओ से लिखते हैं सिंपली, ऑर्थो फ्लोरो फिनॉल, फिनॉल ग्रुप हो गया ना, इसको फिनॉल कहते हैं, है ना। बेंजीन जो होता है ना बेटा, ऐसे ओएच, इसको फिनॉल कहते हैं। ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाता है, ये कहलाता है पैरा पोजीशन, ये कहलाता है मेटा पोजीशन। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो, ऑर्थो पे क्लोरीन लगा है तो ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, है ना। यस सर। हाँ चलिए, ओके। इसको ऐसे भी कहते हैं, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 फ्लोरोफिनॉल। सर ये सब नेमिंग हम लोग को है ना? सब पढ़ना है बेटा, डोंट वरी, सब पढ़ना है आपको, उसके पहले पढ़ा देंगे सर, है ना। रिप्लाई से पहले करा देंगे, पहले हम अब रिप्लाई में जो चैप्टर आएंगे उन्हीं को पढ़ेंगे, है ना। तो डोंट वरी। हो गया ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। उसी तरह से ये आपका हो जाएगा, है ना। इसको भी नाम कर सकते हैं आप, है ना। अब यहाँ पर आप जैसे जानेंगे तो ग्रुप की जो बेसिकली ग्रुप जो होता है उसकी प्रायोरिटी देखते हैं, कौन ज्यादा मतलब प्रायर ग्रुप है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है ना, वही केसिंग। तो ये आपका क्या बन जाएगा? आपको ये इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे जो ऑर्थो पोजीशन हो गया, इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, वो एक ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सी, HYDROX हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड, बेंजीन BNZENOIC बेंजेनोइक एसिड, है ना। आईयूपीएसी में कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड, ओके। ये सब नेमिंग जो है ये आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ोगे तब आप जानोगे। जस्ट लीव इट राइट नाउ, आप बस नाम लिख लीजिए। हाँ ओके, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में भी होता है। देखो एक और एग्जांपल ले लो इंट्रामोलकुलर का, अनदर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, ध्यान से देखो। ये सब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पढ़ना है, ऐसे याद रखोगे। OH ग्रुप N, है ना, O इनके बीच में बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, डेल माइनस डेल प्लस डेल, ओके। नोट कर लीजिए यहाँ, ये क्या है? इस कंपाउंड इज ऑर्थो, है ना, ऑर्थो पोजीशन में हो गया नाइट्रो फिनॉल, नोट इट डाउन। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे कि इन सभी मॉलिक्यूल्स के केस में आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, और इंटर मतलब बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बेटा? बताइए। यस सर। हाँ इंटर मॉलिक्यूलर, अगर आप चाहें तो इस चीज को यहाँ जो लिखे आप लिख सकते हैं। बोलो। फोन को थोड़ा सीधा कर दिया, नीचे वाला चीज छुप गया। दिख रहा है? हाँ सर, एकदम परफेक्ट। इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब विद इन,
इंट्रामोलिकुलर का मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल और इंटरमोलिकुलर का मतलब बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। ये दोनों बातें क्लियर है? इज इट क्लियर बेटा? यस। अब देखो वाटर की अगर हम बात करें तो देखो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, 18 ग्राम ही ना है एक मोल का। बोलो बेटा। यस सर। आप देखोगे कि वाटर से हेवी ऐसे सबस्टेंस है जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 44 ग्राम है, ज्यादा हेवी है, फिर भी ये गैसियस फॉर्म में है ना। आप देख लो H2S है ना, H2S और H2O ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन सल्फाइड और डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन डाइहाइड्रोजन सल्फाइड वेट भी ज्यादा है 34 ग्राम और इसका बस 18 ग्राम। अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो ये भी आपका है ना, आपका 16th ग्रुप या ग्रुप 6A का आपका एलिमेंट है। ऑक्सीजन के सेम ग्रुप का ना, ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप में आता है। तो दोनों का हाइड्राइड देखो, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस होता है वैसे ही डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड भी गैस होता है। लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बन जाता है और वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो लिक्विड बन जाता है, वाटर, है ना। ये बात समझ रहे हैं बेटा? वाटर का मतलब लिक्विड आपने पढ़ा है ना शुरू में, पहले चैप्टर में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है। हाँ सर। तो सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, गैस गैस क्यों होता है? कुछ याद आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस कारण से? सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है और गैस में बहुत ही कम होता है, ओनली वैन डेर वाल्स फोर्स होते हैं, ना के बराबर। और लिक्विड में जो है, लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर में ऐसा कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि ज्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So it is due to hydrogen bonding H2O exists as liquid, but H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता क्योंकि सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में उतना ज्यादा का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है ना। So due to very less electronegativity difference, the hydrogen bonding is not possible in this case, है ना। इवन आप देखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड भी जो लिक्विड होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो लिक्विड होता है, इट इज नॉट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर भी करें तो इट इज वेरी वीक। तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों लिक्विड होता है? तो आयोडीन का अगर आप वेट देखेंगे तो आयोडीन का वेट होता है 127 प्लस हाइड्रोजन 128, तो 1 मोल का वेट है 128 ग्राम। सो मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी हाई। So due to large molecular weight, the van der Waals force of attraction is also very strong between the hydrogen iodide. That's why it exists in the liquid state. समझा? लेकिन वाटर जो कि लाइट वेट मॉलिक्यूल है, वाटर एक लाइट वेट मॉलिक्यूल है, स्टिल वो देखो उसके हेवी मॉलिक्यूल्स जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर वाटर क्यों सॉलिड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। ये इसलिए एग्जिस्ट करता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, एंड दैट स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डेर वाल्स बॉन्ड। वैन डेर वाल्स फोर्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये बात क्लियर है बेटा?
बोलो, बताइए, क्या ये बात क्लियर है? सर हाँ बोलिए। जैसे ये वंडरवाल जो फोर्स होता है ये मतलब मास के प्रोपोर्शनल होता है। और मास बढ़ते जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, मास और साइज सिर्फ मास पे नहीं बेटा, डायरेक्टली नहीं होता है कि आप कहेंगे कि 2 kg 2 ग्राम अगर है तो इतना होगा, 4 ग्राम है तो डबल होगा, ऐसा नहीं है, साइज पे भी डिपेंड करता है ना बेटा? जैसे मतलब मास के और साइज के दोनों के प्रोपोर्शनल। हाँ, दोनों के प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा? सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो आएगा, मतलब जो सरफेस एरिया जो एक्सपोज होगा वो साइज कितना ज्यादा है, मास कितना ज्यादा है, दोनों पे डिपेंड करेगा, है ना बेटा? है ना? और जो प्रोपोर्शनल तो लीनियरली प्रोपोर्शनल भी नहीं होता कि आप कहेंगे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ग्राफ जैसा। प्रोपोर्शनलिटी मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बढ़ने पे ये नहीं कि एकदम डबल कर दिए तो डबल हो जाएगा, साइज सेम रख के मास डबल कर दिए तो कॉस्ट डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना? बोलो। हाँ बढ़ेगा, ये ठीक है, कितना बढ़ेगा ये आप नहीं बता सकते, है ना? एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है वैन डेर वाल्स फोर्स के लिए। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, अलग अलग कंपाउंड में वैन डेर वाल्स फोर्स के लिए एक्सप्रेशन अलग आएगा अगर आप एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे भी तो, है ना? तो वैन डेर वाल्स फोर्स के लिए कोई अलग से एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। चलो हो गया, नोटेड डाउन, बताइए। हेलो, सर हो गया। हो गया ना? चलिए थोड़ा और आगे जानते हैं। तो ये बात अच्छे से देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आएगा, है ना? तो इसको अच्छे से करो। आइए अब आगे हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। सम मोर इंफॉर्मेशन वी विल नो अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। So let us talk about the nature of hydrogen bond. तो पहली बात आप जानते हैं कि इट इज नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, है ना? इट इज simply the electrostatic, it is simply the electrostatic force of attraction between positively centered hydrogen atom and negatively centered electronegative atom, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन कौन से आ जाएंगे? ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। यही मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड इन्हीं की केस में होता है। बाकी जगह बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उसको हम वैन डेर वाल्स के फॉर्म नहीं रखेंगे, है ना? तो ब्रोमीन में भी थोड़ा होता है बट दैट इज ऑल्सो वीक। सल्फर वाले केस में भी वीक होता है, ओके, ना के बराबर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो डोमिनेटिंग होता है वो ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन में ही होता है।
है ना, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, है ना, इन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, है ना बेटा। केमिकल बॉन्ड क्या करता है? सबस्टेंस जो है, मटेरियल जो है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है ना, मैटर ही बदल देता है। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, कंबाइन होकर H2O वाटर बन गया। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। कार्बन अलग लीजिए, कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो भी बुझाने के काम आता है फायर एक्सटिंग्विशर में। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, है ना बेटा, वो चीज है। तो इस तरह से आप लोग जानेंगे कि बेसिकली प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ द matter or substance changes once the chemical bond is formed, but hydrogen bond is not going to change the property of the matter or the property of the substance. Is it clear beta? बोलिए, come on tell me, बताओ बच्चों। सौरभ क्लियर बेटे? Yes. ओके, देखो पीयूष क्लियर है? पीयूष, हेलो, हाँ आवाज आ रही है क्या? आ रही है आवाज, आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, समझ गए। अच्छा देव, आपको क्लियर बेटा? Yes, sir. सुजन, इसमें पॉजिटिवली सेंटेड हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है? बेटा आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा? यस सर। डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल में क्यों आता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यस सर। तो बेटा ये बताइए कि अगर मैं HCl लेता हूँ तो HCl में हाइड्रोजन कैसा माना जाएगा? पॉजिटिवली सेंटर्ड माना जाएगा। मतलब पॉजिटिव तो सही है, सेंटर्ड मतलब क्या होगा? सेंटर्ड मतलब कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जहाँ से पॉजिटिव चार्ज का ओरिजिन हो। ऐसे सुनो, ये भाषा है, लैंग्वेज है। जैसे आप कहते हैं ना सिटी सेंटर, शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग सेंटर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी जगह जहां जाकर हम शॉपिंग करते हैं, यही मतलब हुआ ना। यस सर। जहां दुकानें खुली हुई होंगी, हर दुकान खुला होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज फोकस्ड है, समझा? ओके सर। ये कोई सर्कल का सेंटर नहीं है जो आप कहते हैं सर सर्कल में सेंटर आता है। तो शॉपिंग में सेंटर कैसे आ गया? बोलिए, क्या शॉपिंग सेंटर जो होता है वो क्या सर्कल होता है? नहीं सर, वो तो नाम दिया गया। वो नाम दिया गया। वैसे पॉजिटिव चार्ज सेंटर, यहाँ सेंटर का मतलब कोई स्फीयर या सर्कल नहीं है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब जहां पे पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड हो गए हो, समझा बेटा? यस सर। हाँ जी, तो निगेटिव चार्ज देखो इसकी ओर खींचा गया है, क्लोरीन की ओर ज्यादा खींचा गया है। तो क्लोरीन इज बिहेविंग एज द सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन इज बिहेविंग एज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझा? बोलिए सुजल, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी। अभी आवाज गूंज रही है या सही आ रही है? सर जब इस साइड अभी जहाँ पे वहाँ पे खड़े होकर बोलते हो तब ठीक आती है। अच्छा, और यहाँ पे क्या आपको क्लियर सुनाई दे रहा है या गूंज रहा है या कम सुनाई दे रहा है? क्या कम सुनाई देता है? थोड़ा कम, मतलब क्लियर है? यस सर, लेकिन कम देता है ज्यादा। मतलब इतना तो कम नहीं है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो? कुछ वर्ड नहीं आते। अच्छा, नहीं आ रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम हो तो अपना भी माइक का बढ़ाना। मैं जनरली तो मैं उसी एंड से बोलूंगा, है ना? ओके, चलिए, अगर ज्यादा दिक्कत होगी देन
कोई और स्पीकर ट्राई करेंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे, है ना बेटा? चलिए यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? इज दिस नोटेड? नहीं सर, एक मिनट। सर बोलिए। सर आप बोले थे ना कि आपके पास वो ईयरपॉड है कान में लगाने, तो वो वाला चेक करके देख नहीं, वो लीजिए। मेरा, मैं एक दिन लैपटॉप से पढ़ा रहा था, मेरे सिर में बहुत दर्द हो गया। है ना? बोलो। एक्चुअली देखो, आपको सुनना होता है ना सिर्फ, मुझे बोलना होता है, तो मेरी आवाज मेरे कान में गूंजती है ना बेटा? है सर, ब्लूटूथ वाले में वो प्रॉब्लम रहता है सर, कि जो बोलते हैं दोबारा सुनाई देता है। हाँ, मुझे, मेरी आवाज मुझे आ जाती है एक्चुअली। कान बंद करके जब आप अपना ही कान बंद करके बोलो, देखो आपकी आवाज आपके कान में गूंजेगी, हाँ, ये सर। है ना? आप 5 मिनट नहीं बोल पाओगे। सोचो मैं 6-6 घंटे रोज बोलता हूँ हेडफोन लगा कर, है ना? चलो देखो क्या करें, दिक्कत तो है ना? कम से कम आप लोग का बैच जब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो थोड़ा कम लेना पड़ेगा, ऑनलाइन ज्यादा बेटर होगा। अच्छा देखिए, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? 1 मोल बॉन्ड को, 1 मोल सबस्टांस के बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो हमारा बॉन्ड एनर्जी कहलाता है ना? तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी या इंथैल्पी कह लीजिए, है ना? थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में ये सब ज्यादा पढ़ोगे, थर्मोकेमिस्ट्री में, है ना? वहां पर डिटेल में ये सारी चीजें आती हैं। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड lies between 3 to 10 kilocalorie per mole, or you can say लगभग 10 to 40 kilojoule per mole। अब ये एग्जैक्ट नहीं, आप 3 को कन्वर्ट करेंगे तो 10 नहीं आएगा, रफली है ना? 3 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 4.16, है ना? 4.118 होता है ना, 4.186। तो ये लगभग आपको आ जाएगा 12.54, है ना? 12.5 जूल आ जाएगा, किलो जूल। तो रफली आपको दिया 10 to 40, इसको करेंगे तो 40 क्या हो जाएगा? 41.8, मतलब 42 के आसपास आ जाएगा, है ना? तो रफली आइडिया है, रफ आइडिया है, रेंज हमेशा रफली देते हैं, है ना? अब आपका मान लो 3 लिखा है, 2.8 भी हुआ तो 3 के रेंज में आ गया ना, रफ आइडिया है, उसके आसपास, समझा? सर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दिया होगा, अप्रोक्सीमेट है कि इसके बीच में लाई करेगा, है ना? 10 to 40, है ना? 8 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है किसी केस में, है ना? तो वो चीज है। चलिए नोट कर लिया? हो गया बेटा? सर एक बार फिर से ये बताइए ना, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, लिख लो। बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट, जैसे क्या है, किलो कैलोरी या किलो जूल पर मोल में देते हैं, पर मोल के लिए। तो पर मोल का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ना बेटा। तो बॉन्ड एनर्जी इज द, इसको मैं देखूंगा, हो सकता है इसमें बूफर वगैरह भी ऐसा कुछ हो, बूफर ऑन हो जिससे आपको दिक्कत हो रहा हो, है ना? वो सब कुछ कम करने का तरीका होगा, मे बी, आई विल हैव टू चेक। तो 3 to 10 kilocalorie per mole or 10 to 40 kilojoule per mole. Bond energy is the
amount of energy that is needed bond energy is the amount of energy that is needed to break one mole of any bond. देखो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी क्या होगा? बोलिए। बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा या आपको एनर्जी मिलेगा? बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी आपको देना पड़ेगा। यस सर। तो वही बात है कि बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड टू ब्रेक वन मोल ऑफ एनी बॉन्ड, है ना? तो वो चीज है, समझा बेटा? बोलो। यस सर। हाँ चलो नोट कर लो इसको। मतलब एक मोल के बॉन्ड को तोड़ने का मतलब क्या हुआ? एक मोल बॉन्ड को मतलब एक मोल मतलब क्या होता है बेटा, ये बताओ। नंबर नहीं पूछा, मतलब क्या हुआ कि एक बॉन्ड एनर्जी को तो ये बताओ एक मोल होता क्या है, मुझे वो बताओ, फिर मैं मतलब बताऊंगा। 6.022 into 1023 6.022 या 23 into 10 to the power 23 इतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ना होगा। यानी कि जैसे अगर आप देख रहे हैं HCl देख रहे हैं, तो HCl में आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है ना? सर। हेलो, आवाज जा रही है बेटा? यस सर। हेलो। हाँ सर। हाँ हेलो। स्पीकर से नहीं है। यस सर, जा रही है। हेलो सर बिल्कुल नहीं आ रहा। सर नहीं आ रही आवाज बिल्कुल भी। एक मिनट। हाँ जी देखिए, अब आवाज जा रही है ना? नहीं सर। सर बहुत अजीब आ रहा है, बहुत अभी भी ज़्यादा। नहीं। एक मिनट, फोन कॉल आ गया सर को। फोन कॉल आता है तो वहां भी दिक्कत होता है, मुझे ऑफ कर देना। हाँ आवाज जा रही है, आप बताइए। सर क्लियर है। ओके चलिए ठीक है। यस सर। एक्चुअली फोन कॉल आने से ये जो है ना दिक्कत हो जाती है। सर बोल रहे तो दो बार गूंज रहा है। हाँ बोलो बेटा, अब आवाज क्लियर है? यस सर। हेलो। चलिए ठीक है।
सर आवाज दो बार सुनाई दे रहा है। दो बार तो बेटा सभी को दो बार सुनाई दे रहा है या आपको सुनाई दे रहा है 2 बार? सर एको। 1 मिनट। हेलो सर जैसे यस सर, जैसे हम खुद बोल रहे तो हमको भी दे रहा है, जैसे अर्पित अभी बोला ना क्लियर है, तो उसका भी दो बार सुनाई दे रहा है। अर्पित का भी 2 बार सुनाई दे रहा है, तब तो फिर मेरे यहाँ से इशू नहीं है ना फिर, है ना? तो मुझे भी सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। क्या 2 बार सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? सर आपका ठीक है। हेलो ठीक आ रहा है सर अब ठीक है। अब ठीक है। चलो ठीक है। अगर ऐसा कभी हो तो आप एक बार जो है ना अपना भी हेडफोन ऑन ऑफ करके देखो, लगा के देखो। सर वो वायर वाला है, वायर लगा के है, ब्लूटूथ वाला नहीं है, ईयरफोन। वायर वही दोबारा से लगा के देखो, है ना? चलो देखते हैं, अभी तो क्लियर है ना? यस। यस सर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी समझे। अब देखो सुजल यहाँ ध्यान दो, जैसे HCl हो गया, तो HCl में अगर आपको इतने बॉन्ड यानी कि 1 मोल बॉन्ड तोड़ने हैं तो 1 मोल बॉन्ड कैसे टूटेंगे बताइए? एनर्जी देकर। एनर्जी देके तोड़ेंगे, बिल्कुल एनर्जी देकर तोड़ेंगे, लेकिन हमें 1 मोल मॉलिक्यूल के बॉन्ड तोड़ने होंगे ना। बोलो। यस सर 1 मोल के थे। तो हम 1 मोल मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ देंगे तो 1 मोल बॉन्ड टूट जाएगा, बस यही मतलब हुआ। समझा? यस सर, इसमें जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में फिजिकल फोर्स हो गया ना। हाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं अभी बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा था। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी की बात करोगे ऐसे हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस Cl माइनस, तो ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे हम 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे, समझे? यस सर। हाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बॉन्ड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में हमें जितना एनर्जी देना पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। समझा? बोलो। यस सर। ओके दैट्स फाइन। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक नोट हो गया? यस सर नोट हो गया। चलिए ठीक है। एक बारी वो नहीं बॉन्ड एनर्जी चलिए 5 मिनट और जानेंगे, बस इसको खत्म कर देते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेज, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and decrease in the size of
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, लिख लीजिए। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो दिस विल बी स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, and this will be hydrogen nitrogen, हाइड्रोजन फ्लोरीन आज नहीं आएंगे बेटा आपकी नोट कर लीजिए। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, all the atoms in the formation of all the atoms involved in the formation of hydrogen bond lie along a straight line. है ना, जैसे कि मान लो वाटर है, H है, O है, H है, इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन वो H है। ठीक है, तो देखो OHO ये तीनों एक लाइन में है ना, these three are in the straight line. ओके, ये तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कहाँ क्या बोल रहे हैं, नहीं समझे। यहाँ ये तो हो गया बेटा, डन। सर बोलिए। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के डिक्रीज होने से कैसे बढ़ता है? क्या बोले? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के डिक्रीज होने से कैसे बढ़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम साइज के डिक्रीज होने में कैसे बढ़ता है? बेटा साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उसका चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा ना, कम एरिया पे, कम रीजन में, वॉल्यूम में। छोटे साइज पे ही ज्यादा चार्ज होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना। बोलिए। आप ये बताइए, एक बात बताइए, एक आदमी के पास 1000 रुपया, 10 आदमी के पास 1000 रुपया है, कौन ज्यादा अमीर है? एक आदमी के पास 1000। कम साइज हो गया ना, छोटा हो गया ना, तो छोटे आइटम, छोटे साइज ऑफ एटम के पास अगर ज्यादा, मतलब उतना ही चार्ज अगर आ जाए, उतना ही चार्ज अगर आ जाए जो कि बड़े एटम के पास है, तो छोटा एटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। साइज छोटा है ना, चार्ज का कंसंट्रेशन। हाँ समझ नहीं आया सर कैसे होगा। बेटा आप ये बताइए,
एक आदमी के पास 1000 रुपया है, 10 आदमी के पास मिलकर 1000 रुपया है, कौन ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है? एक आदमी, दोनों बराबर, एक आदमी के पास 1000 रुपये हो जाता, वो ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है ना, एक्सपेंस वो ज्यादा कर सकता है। अब आप ये बताइए कि इतने छोटे से मॉलिक्यूल के पास या एटम के पास मान लो कि E के बराबर चार्ज है, और इतने बड़े मॉलिक्यूल के पास या एटम के पास E के बराबर चार्ज है, तो चार्ज किसमें ज्यादा स्प्रेड है? चार्ज किसके पास ज्यादा है? दूसरे वाले में ज्यादा स्प्रेड है। यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंडेड है चार्ज, ज्यादा वॉल्यूम में है ये चार्ज कम वॉल्यूम में, तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? इसका साइज छोटा है, तो चार्ज का डेंसिटी यहाँ ज्यादा है ना। तो अगर यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल बनाएगा ना। मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी होगी वो ज्यादा होगी ना। यस सर। बोलिए। डेंसिटी पे थोड़ी ना फर्क पड़ता है, चार्ज तो तो बराबर है। कैसे नहीं फर्क पड़ती है? अब ये बताइए, ठीक है, आपको मैं 1 किलो रुई का, 1 किलो जो कॉटन है, कॉटन के बोरे से आपके सिर पे मारूं और 1 किलो आयरन का लोहे से आपके सिर पे मारूं, बराबर फर्क पड़ेगा? हाँ सर। बोलिए, डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोट का फोर्स में चेंजिंग नहीं आएगी डेंसिटी से। या छोड़िए 1 किलो छोड़िए, आपके घर में एक पिलो होगा ना, पिलो मान लो आधा किलो का होगा या 1 किलो का होगा। अगर आपके पिलो को कोई आपके सिर पे मारेगा, है ना, और उसको छोड़ा, एक चम्मच है, चम्मच का वेट ज्यादा है कि आपके घर में जो पिलो है उसका ज्यादा वेट है? बताओ। पिलो का ज्यादा वेट है। अब चम्मच से कोई आपके सिर पे मारेगा तो चोट किसमें ज्यादा लगेगी? चम्मच से ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? डेंसिटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, तो फोर्स कैसे ज्यादा लगा दिया? बोलो। तो ज्यादा डेंस जो होगा, जैसे वहां मास है वैसे चार्ज है, अगर चार्ज कहीं पे ज्यादा डेंस होगा तो डेंस चार्ज ज्यादा स्ट्रांगली पेनिट्रेट कर सकता है ना, ज्यादा फोर्स लगा सकता है ना। बोलो। शेप को डिस्टॉर्ट ज्यादा कर सकता है ना बेटा। बोलिए। लेकिन सर चार्ज का फॉर्मूला तो यही होता है ना कि Q1 Q2 अपन R²। अलग चीज है, हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात कर रहे हैं। वो मैं कब कह रहा हूं कि आप 1 किलो का रुई लो या 1 किलो का स्टोन लो, दोनों के बीच में अगर बराबर डिस्टेंस रखोगे तो वहां भी G(m1m2/r² बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, सेम होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, ग्रेविटी दोनों पे सेम होगा। आप ये बताइए कि मैं अगर रूफ पर से 1 kg का, छत पर से 1 kg का एक बोरा गिराऊं जिसमें रुई है, और एक मैं आपको 100 ग्राम का पत्थर गिराऊं, सिर पे दोनों गिरेगा, सिर फूटेगा किससे? ग्रेविटी तो दोनों पे बराबर लग रहा है, सिर किससे फूटेगा? हाँ, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट। तो पत्थर वाले से चोट ज्यादा लगेगी। चोट किससे ज्यादा लगेगा? इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? पत्थर वाले का। पत्थर वाले का। तो यहाँ पे बॉन्ड में भी इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? जहां चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। बोलिए। अब चलो, ये बात पहले दिमाग में गया, आप मैं समझाता हूं। पहले ये नोट कर चुके हो? नोट कर चुके हो बेटा? नोट कर चुके हो या नहीं कर चुके हो? वाला पॉइंट है। तो जल्दी से नोट करो, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। पहले इस बात को समझो कि डेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले पॉइंट आपके दिमाग में याद तो हो जाए, एक्सप्लेनेशन का बात की बात है। अब कैसे फोर्स चेंज होता है, तुम जो पढ़े हो ये बताओ, तुम्हें ये पता भी है या नहीं पता? आई थिंक नहीं पता होगा, तुम पढ़े नहीं हो कभी, और 10th तक पढ़े भी हो तो 10th तक जो भी पढ़ते हो क्या पढ़ते हो? गलत पढ़ते हो, समझ रहे हो ना।
तो वहां से तो आप नॉलेज उस नॉलेज से मैथ में कह रहा हूँ, ज्योमेट्री नहीं गलत पढ़ते हो, ज्योमेट्री सही पढ़ते हो। ज्योमेट्री छोड़ करके, मैथमेटिक्स छोड़ करके 10th तक जो भी आपने पढ़ा है, साइंस आपने आज तक कभी 10th तक पढ़ा ही नहीं है, जो भी पढ़ा है परफेक्टली गलत पढ़ा है बेटा, है ना। तो उस साइंस के बेसिस पे आप 11th 12th की साइंस को नहीं सोच सकते, समझ रहे हैं। 10th तक जो भी साइंस आपने पढ़ा है, पहला काम है आपको कि वो सब भूल जाओ, वो सब कुछ भूल जाओ, वो गलत है ना। मैं बिल्कुल सीधे लैंग्वेज में कह रहा हूं, कोई इसमें कंफ्यूजन मत रखिए। 10th तक जो भी साइंस आपने पढ़ा है वो गलत है, बहुत रेयर, 99% से ज्यादा गलत है। तो 1% सही भी है तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आप उसको भूल जाइए, दैट इज इनकरेक्ट। ओके, सिर्फ मैथ्स आपको अंडर 10th तक का आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि जो आप पढ़ते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स की बात है। किसके बीच में फोर्स की बात है? पॉइंट चार्ज की बात है, समझ रहे हैं। मतलब हाँ, और Gm1 M2 ये भी जो पढ़ते हैं, Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर, ये भी पॉइंट मास के बीच का फोर्स का बात है ना। अब आप कहोगे पॉइंट मास क्या होता है? पॉइंट मास का मतलब क्या हुआ कि r इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ मास। हियर r इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, पहले ये बताओ, कब कैसे डिसाइड है? सर हाँ सर, अगर जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से फर्क पड़ता है। अगर बहुत हाँ, दूर से अगर देखेंगे तो मैं हो बिल्कुल जाएगा। सही, अगर मैं अर्थ के कारण आपके ऊपर फोर्स देख रहा हूँ या माउंट एवरेस्ट के ऊपर फोर्स देख रहा हूँ, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, समझे। लेकिन मैं अर्थ और सन के बीच में देखूंगा तो अर्थ और सन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, उसके कंपेरिजन में अर्थ और सन का रेडियस बहुत कम है, तो वहां पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, समझा। यस सर। अब दो स्टार्स है, स्टार तो सन से भी बड़े होते हैं, उनके बीच में लाइट ईयर्स का डिफरेंस होता है। तो दो स्टार्स है, तो सोचो जब आकाश में आप देखिए रात में दो स्टार्स को देखिए कितनी दूर दूर पे है ना, दूर से देखने में आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट लगते हैं, तो दे आर, यू कैन ट्रीट देम लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, अभी आप लोग आएंगे सेंटर ऑफ मास चैप्टर पे नेक्स्ट वीक के बाद, तो वहां भी जानेंगे फिजिक्स में, है ना। वहां पे फिर हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी इन सब पे आ जाएंगे, है ना, तो वो सारा कॉन्सेप्ट आएगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में जब हम फोर्स की बात करते हैं तब हम एटम को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं कि नहीं? तो हम एटम को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले तो सकते हैं, पर हम बॉन्ड देखने समय नहीं ले सकते। अब खुद सोचिए, जैसे कि मान लीजिए मैं ले रहा हूँ KCl या NaCl ले रहा हूँ, तो ये छोटा सा रहा Na आइटम और ये रहा क्लोरीन आइटम, क्लोराइड, और ये Na प्लस, तो Na प्लस ये रहा और Cl माइनस ये रहा। अब बेटा ये सोचो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? बहुत कम डिस्टेंस है, बिल्कुल पास पास है ये दोनों आए हैं। तो क्या इनको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं अगर हम इनके बीच में बॉन्ड की बात करें? नो सर, इनका रेडियस भी मायने रखता है। हाँ, अब नहीं मान सकते। आप कहोगे कि इस पे प्लस ई का चार्ज है और इस पे माइनस ई का चार्ज है। अब तुम सोचो, अगर ये मैं अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लेता हूँ, चलो फ्लोरीन ले लेता हूँ, फ्लोरीन का साइज थोड़ा ज्यादा छोटा है, तो बताओ फ्लोरीन का जो चार्ज है वो कम दूर तक गया ना, कम सेपरेशन है ना बेटा, फ्लोरीन F माइनस का चार्ज, बोलो ज्यादा बड़ा रेडियस नहीं है ना, तो पास में है सारा चार्ज, इसका चार्ज ज्यादा फैला हुआ नहीं है, इसका चार्ज भी ज्यादा फैला हुआ नहीं है, तो ये क्या करेगा, है ना, ये इसको पोलराइज करने की कोशिश करेगा, है ना। तो पोलराइज जब करने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, जैसे कि इसके बीच में फोर्स लगेगा, है ना, तो यहाँ पर आयोनिक फोर्स बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये और ये जो है इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। लेकिन यही अगर क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन का ज्यादा बड़ा साइज है, क्लोरीन का साइज ज्यादा बड़ा है, ये क्या करेगा, क्लोरीन के शेप को चेंज कर देगा, क्लोरीन का शेप स्फेरिकल ना रह करके कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेगा, समझे। बोलिए, फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा,
तो ये जो आप लोग को लगता है कि फॉर्मूला हम लगा देंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और इतना सिंपली आंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, समझे। अब तुम बोलो कि जब ये चार्जेस को खींचेगा अपनी ओर, जब चार्ज को ये अपनी ओर खींचेगा तो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना यहाँ, बोलो शेयरिंग भी तो हो रहा है। यस सर हो रहा है। तो कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा, है ना, इस तरह की भी चीजें होती है। तो अब तुम बोलो कि जो यहाँ पर आप देखेंगे, आप फोर्स बताओ, क्या फोर्स अब वही लगेगा जो ऐसे और ऐसे के बीच में लगना था और जो इस शेप में लगना था, क्या फोर्स सेम लगेगा? चार्ज को पास आ गया, निगेटिव चार्ज को खींच करके पास ले आया ना। सर एक बार रिपीट कर दो, वहाँ आप चाहते हो तो आवाज सुनाई नहीं देती। बेटा जब वो खींचेगा अपनी ओर तो चार्ज को पास ले आएगा, समझा? अरे भाई Yes, sir. इलेक्ट्रॉन चार्ज खींच लिया ना, हेलो। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन जब पास आएगा तो फोर्स भी तो बढ़ेगा। सर बढ़ जाएगा। तो वही सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करेंगे फोर्स को। तब आप ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और इसका साइज छोटा है ना, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ज्यादा आपको ये जो है स्ट्रॉन्ग आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से जो पार्शियल चार्ज डेवलप होंगे वो ज्यादा होंगे, है ना, और साइज भी छोटा होगा। और यहाँ पे देखो फ्लोरीन का साइज छोटा है, हाइड्रोजन का साइज तो ऐसे ही छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो और ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। हाँ, डायपोल मोमेंट यहाँ कम होगा। आप कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज्यादा है बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड से। ऑल्दो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, चार्ज यहाँ ज्यादा है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है P = Q × D। तो ऑल्दो Q यहाँ थोड़ा कम है लेकिन D बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। डायपोल मोमेंट भले ही ज्यादा है, मॉलिक्यूल इज मोर पोलर, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये पोलराइज ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो चार्ज के कंसंट्रेशन को ज्यादा होने के कारण जो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऊपर से ये पास में है, देखो पास में है क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, तो ज्यादा खींच सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस एंड ड्यू टू स्मॉलर साइज। यहाँ पे चार्ज और ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा, लेकिन क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो उतना ज्यादा नहीं आएगा। तो ज्यादा चार्ज होने के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात क्लियर हुआ, बोलो। यस सर, क्योंकि डिस्टेंस भी कम हो गया ना। हाँ बेटा, क्योंकि अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि फ्लोरीन का रेडियस कम हो गया। हाँ फ्लोरीन का रेडियस कम हो गया, प्लस ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर ज्यादा खींचेगा ना। ये सर वो तो खींचेगा, जिससे ज्यादा चार्ज है खींचेगा तो चार्ज ज्यादा अमाउंट में आएगा ना, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। यस सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। यस सर। वही तो लिखा है यहाँ, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। यहाँ पर और दो, अब देखो ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से वैसे भी कम ही हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा है। नाइट्रोजन क्लोरीन का आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है लेकिन साइज नाइट्रोजन का कम है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसके बाद लास्ट में क्लोरीन वाले का होगा। उसके बाद तो बहुत नेग्लिजिबल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ब्रोमीन वगैरह में देखे तो ना के बराबर। समझ गया? बोलो जल्दी बताओ, बस खत्म कर रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल विल बी पोलर इन नेचर। ये बात समझाओ, मॉलिक्यूल विल बी पोलर इन नेचर। ये बात समझा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल का जो नेचर होगा वो पोलर नेचर होगा। ये बात क्लियर है? बोलिए। हाँ सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स में बनता है
वो मॉलिक्यूल पोलर नेचर के होंगे। ये बात समझ रहे हैं? बताइए बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा? अरे भाई, क्या H2 बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्या CH4 बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हेलो, आवाज जा रही है? हेलो, हाँ बेटे, आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। ये बताइए कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा? नो सर, नहीं बनेगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा? जो मॉलिक्यूल पोलर होंगे और जो हाइड्रोजन कंटेन करते होंगे। थोड़ी आवाज कट रही थी, अब आ रही। अभी आ रही? अब बेटा तो वो सब छोड़ो, वो मुझे पता है कि आवाज कटती है ऑनलाइन क्लास में, डोंट वरी। अभी आ रही है ना, तो अभी इस पे फोकस करिए, यस। है ना? तो ये बताओ कि अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। यस सर, Yes, H2 में sir. नहीं बनेगा। हाँ, नॉन पोलर में नहीं बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर मॉलिक्यूल में बनता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो मॉलिक्यूल ये कंपाउंड्स होंगे, दे विल बी बिहेविंग एज पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेंगे। हाँ सर। तो लाइट डिजॉल्व लाइट, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड वैसे ही कंपाउंड को डिजॉल्व करेंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता हो या जो आयोनिक कंपाउंड हो, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, और फिर हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ द कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। ओके बेटा, और फिर हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस थ्योरी, इनसे बढ़ जाएंगे, फिर अलग अलग थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, चलिए, क्लियर है? हाँ आवाज सर। बहुत हाँ। धीरे आ रही है। मैं बोल रहा हूँ क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलिए सुजल, सर आवाज बहुत धीरे आ रही है, फुल पे रहता है। बेटा मैं पूछ रहा हूँ क्लियर है? यस सर। हाँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आवाज कहाँ आएगी? मैं पूछ रहा हूँ क्लियर है, बस इतना ही पूछ रहा हूँ। चलो देखो, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या जानेंगे सुनो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, या प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? हाँ सर। आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। Yes, sir. चलो देखो, so we will study about properties of the compounds containing the hydrogen bonding। ये बात क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट जानो, इसके बाद हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर के लिए हम लोग डायनामिक रूल जानेंगे। तो बस सारा जो है पॉइंट वाइज पॉइंट होगा, समझने जैसा कुछ नहीं है, मोस्टली चीजें आपको समझा चुके हैं। प्रॉपर्टीज अगले क्लास में लिखाएंगे और हम लोग इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। देन वी विल मूव टू सम न्यू थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बस ये 3 थ्योरी बचेगा, एंड आई एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट क्लास तक हमारा ये चैप्टर, नेक्स्ट वीक तक हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, so should I end the lecture now? बोलो बेटे। ओके सर। ओके। Okay, sir.